नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से गुरुवाणी का जो ऑनलाइन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे भाई ना। तो अपन लोगों ने हॉर्टिकल्चर स्टार्ट कर दी थी। हॉर्टिकल्चर अपन लोगों ने पोमोलॉजी स्टार्ट कर दी थी। और पोमोलॉजी स्टार्ट करने के बाद अपन ने पोमोलॉजी जो बेसिक था अपन ने स्टार्ट कर लिया था। बेसिक अपन ने पूरा करके अपन लोग पढ़ रहे थे फ्रूट प्रोडक्शन यानी फलों की खेती। और अपन ने नंबर फर्स्ट आम जो आपकी फसल थी, आम की जो फसल थी अपन ने उसको अपन ने पढ़ लिया था भाई ना। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे अमरूद, है ना। जो आपका सेकंड क्या है, आपका सेकंड फ्रूट है भाई ना। नाम तो इसका अमरूद है ना। इसे अपन बोलते हैं गवावा। क्या बोलते हैं इसको? गवावा, है ना। इसे अपन लोग गवावा के नाम से जानते हैं भाई साहब, है ना, अमरूद या गवावा। चलो, तो आपको पता होगा अमरूद का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो अमरूद का बोटेनिकल नेम होता है सीडियम गवाजवा। क्या होता है? सीडियम गवाजवा। ये तो होता है इसका बोटेनिकल नेम, सीडियम गवाजवा। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करने वाले हैं इसकी फैमिली। तो इसकी फैमिली क्या होगी? फैमिली होगी इसकी मिर्टेसी। कौन सी होगी फैमिली? इसकी फैमिली होगी मिर्टेसी। नेक्स्ट, इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा? इसका ओरिजिन प्लेस क्या होगा? वो होता है इसका मैक्सिको। या तो इसको बोल दो मैक्सिको, या इसका होता है उष्ण अमेरिका। मैक्सिको या उष्ण अमेरिका, या अपन लोग इसको ना दक्षिणी अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। मैक्सिको या उष्ण अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, जो कि क्या है? जो कि अमरूद का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करेंगे अमरूद में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की। तो इसके अंदर होंगे 2n बराबर 22। कितने होंगे? 2n बराबर 22 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट, इसका पुष्पक्रम क्या होता है? इसका पुष्पक्रम होता है सोलेट्री। क्या होता है? सोलेट्री। पुष्पक्रम तो होगा इसका सोलेट्री। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करेंगे इसके फल प्रकार की कि इसका फल प्रकार फ्रूट टाइप कौन सा होता है। तो अमरूद का फल प्रकार होता है सरस या बेरी। कौन सा होगा भाई साहब? सरस या बेरी, जो क्या होता है? अमरूद का फल प्रकार होता है। नेक्स्ट, अब अपन लोग नंबर थर्ड बात करेंगे अमरूद का खाने योग्य भाग यानी इसका ईडिएबल पार्ट क्या होता है? खाने योग्य भाग वो होता है इसका पेरिकार्प। क्या होता है बच्चों? पेरिकार्प प्लस थैलेमस। पेरिकार्प प्लस थैलेमस, या अपन लोग इसे बोलते हैं संपूर्ण पुष्पासन। क्या बोलते हैं इसको? संपूर्ण पुष्पासन। संपूर्ण पुष्पासन व फल भित्ति। संपूर्ण पुष्पासन एवं फल भित्ति अपन लोग इसे बोलते हैं, जो कि क्या होता है? अमरूद का खाने योग्य भाग। अगर पूछ ले अमरूद का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो होता है पेरिकार्प। ये तो होता है अमरूद का बोटेनिकल डेरिवेशन कि अमरूद का बोटेनिकल नेम क्या होता है। वो तो होता है सीडियम गवाजावा। फैमिली क्या होती है इसकी? मिर्टेसी। ओरिजिन प्लेस क्या होता है इसका? मैक्सिको या उष्ण अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, इस अमरूद में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? वो होती है 2n बराबर 22 होती है। अमरूद का पुष्पक्रम क्या होता है? सोलेट्री। अमरूद का फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी। अमरूद का खाने के भाग कौन सा होता है? तो वो होता है पेरिकार्प प्लस थैलेमस, या अपन लोग इसे बोलते हैं संपूर्ण पुष्पासन व फल भित्ति। यह तो होता है अमरूद का बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करेंगे अमरूद के सामान्य की। किसकी बात करने वाले हैं? अब अपन लोग बात करेंगे अमरूद के सामान्य की कि इसकी कॉमन सी बातें कौन कौन सी है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, अमरूद के अन्य नाम। अमरूद के अन्य नाम, अदर नेम्स ऑफ गवावा। अमरूद के अन्य नाम, तो एक तो अपन इसे बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अमरूद को अपन बोलते हैं एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, है ना। उष्ण जलवायु का सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स या उष्ण जलवायु का सेब अपन लोग अमरूद को कहते हैं भाई साहब, उष्ण जलवायु का सेब। दूसरा, इसे बोलते हैं जामफल। इसे अपन लोग है ना जामफल के नाम से भी जानते हैं, और इसे जामफल बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में। आपका जो इलाका है ना, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, वहां पर ना अमरूद को जामफल के नाम से भी जानते हैं। ये दो इसके अन्य नाम है, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स या उष्ण जलवायु का सेब, और दूसरा जामफल जो कि इसे बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करने वाले नेक्स्ट कॉमन इसकी, आपको पता है अमरूद विटामिन सी का, किसका? अमरूद एक विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। और अपन लोग बात करें अमरूद में विटामिन सी की मात्रा, अमरूद में विटामिन सी की मात्रा, अमरूद में विटामिन सी की मात्रा तो वो होगी 300 मिलीग्राम। कितनी होगी बच्चों? 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुद्दा। अमरूद के अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम गुद्दा के हिसाब से इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है।
नेक्स्ट, आपको पता है भाई अमरूद ना एक पैक्टीन का एक अच्छा स्रोत होता है। इस कारण अपन लोग ना अमरूद का प्रयोग जेली बनाने में भी अपन लोग इसको काम में लेते हैं। अमरूद पैक्टीन का अच्छा स्रोत होता है। अमरूद पैक्टीन का एक अच्छा स्रोत है। अमरूद पैक्टीन का एक अच्छा स्रोत है। इस कारण अमरूद से सर्वोत्तम जेली, या अपन लोग उसे बोलते हैं आदर्श जेली, सर्वोत्तम जेली या आदर्श जेली बनाई जा सकती है। सर्वोत्तम जेली या आदर्श जेली बनाई जा सकती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होगा क्योंकि अमरूद के अंदर ना पैक्टीन क्या होता है, अच्छी मात्रा के अंदर उपलब्ध होती है। नेक्स्ट, अब ना अपन लोग बात करने वाले हैं अमरूद के उत्पादन की, कि इसका उत्पादन कहाँ ज्यादा होता है, कहाँ कम होता है, कौन से इलाके में होता है भाई साहब, है ना। तो उत्पादन नंबर फर्स्ट अगर पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन, तो वो तो कहाँ होता है? वो तो अपने भारत में होता है भाई साहब। कहाँ होता है? भारत के अंदर होता है। नेक्स्ट, अगर पूछे भारत में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन, तो वो होता है यूपी। कहाँ होता है? यूपी, है ना। और यूपी का एक जिला है इलाहाबाद जिला। यूपी का इलाहाबाद जिला है। इलाहाबाद जिला पूरे विश्व में, अमरूद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है भाई। अमरूद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जिला कौन सा है? इलाहाबाद। किसका? यूपी का। पूरे उत्पादन के लिए पूरे विश्व प्रसिद्ध है ना, विश्व प्रसिद्ध। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करने वाले हैं कि अमरूद का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन, कहाँ होता है? तो अमरूद का ना राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होगा सवाई माधोपुर में। कहाँ होता है? सवाई माधोपुर के अंदर ना अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये अपन ने बात करी है उत्पादन की, कि अमरूद का ना विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? यूपी में होता है। यूपी का इलाहाबाद जिला है, वो पूरे विश्व में अमरूद उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और तीसरा, राजस्थान में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है सवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान में अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र कहां पर है? राजस्थान में अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गवावा, उत्कृष्ट केंद्र, तो ये पड़ता है आपका देवड़ावास टोंक में। कहां है बच्चों? देवड़ावास टोंक। अगर पूछ ले कि अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र कहां पर है, तो ये पड़ता है आपका देवड़ावास टोंक के अंदर। ठीक है, ये कॉमन सी बातें अपन ने सामान्य कर लिया अमरूद का पूरा, है ना। ये कॉमन सी बातें थी, है ना, कि अमरूद में विटामिन सी कितना होता है, अमरूद ना जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम होता है, अमरूद का उत्पादन कहां पर ज्यादा होता है, अमरूद का उत्कृष्ट केंद्र है वो कहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट, जलवायु है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर गवावा, है ना, जलवायु। तो अमरूद को ना उष्ण और उपोष्ण, किसकी? उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है भाई साहब। अमरूद को उष्ण व उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, और अगर दोनों में से हमारे को एक चूज करना पड़े तो अपन लोग चूज करेंगे उपोष्ण को, है ना। मुख्यतः कौन सी होगी? उपोष्ण जलवायु। नेक्स्ट, अपन लोग बात करते हैं इसके तापमान की, कि इसके लिए तापमान कितना होगा। तो इसके लिए तापमान होगा 23 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो तापमान है वो ना अमरूद की खेती करने के लिए क्या होता है? सर्वोत्तम होता है। नेक्स्ट, अपन लोग मृदा की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे? मृदा। तो अमरूद की खेती के लिए मृदा हमारे को चाहिए बलुई दोमट मृदा। कौन सी मृदा? बलुई दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अपन लोग इस मृदा के पीएच मान की बात कर लेते हैं ना, कि अमरूद की खेती के लिए इस मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो जो पीएच मान है वो होना चाहिए 4.5 से लेकर 9 तक। कितना होना चाहिए? 4.5 से लेकर 9 तक जो मृदा का जो पीएच मान है वो क्या होता है? सर्वोत्तम, है ना। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि, है ना, अगर अमरूद में, ये बात इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरूद में अगर मृदा का पीएच मान 7.6 से अधिक हो जाता है, 7.6 से अधिक हो जाता है तो अमरूद में एक रोग होता है, तो विल्ट या
विल्ट या अपन लोग इसे बोलते हैं उकठा या इसे बोलते हैं मुरझान। विल्ट या उकटा या मुरझान रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। कि अगर मृदा का पीएच मान थोड़ा सा क्षारीय हो जाएगा, मतलब 7.6 से अधिक हो जाएगा, तो अमरूद की जो फसल है उसके अंदर विल्ट या उकटा या मुरझान रोग होने की संभावना बढ़ जाती है भाई साहब, है ना। और आपको पता है कि अमरूद का सबसे भयंकर रोग कौन सा है, तो भयंकर रोग आपका अमरूद का विल्ट या उकटा रोग ही या अमरूद का भयंकर रोग है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात कर लेते हैं अमरूद के पादप प्रवर्धन की। किसकी बात करेंगे अब, अमरूद के पादप प्रवर्धन की। कि इसका ना प्रोपगेशन अपन लोग कौन सी विधियों से करते हैं, तो अमरूद का पादप अपन लोग प्रवर्धन करते हैं, या तो बोलते हैं स्टूलिंग, स्टूलिंग या ढेरीदाब, स्टूलिंग या ढेरीदाब, या माउंट लेयरिंग, या माउंट लेयरिंग के द्वारा अपन लोग ना अमरूद के पौधे को प्रवर्धित कर सकते हैं। स्टूलिंग या ढेरीदाब या माउंट लेयरिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, अमरूद में पादप प्रवर्धन करने का समय क्या होगा ना, कि कौन से समय अपन लोग ना अमरूद के पौधे को प्रवर्धित करेंगे, जो कि क्या होता है, उपयुक्त है ना। तो इसका समय होगा जुलाई अगस्त। कौन सा होगा बच्चों, समय होगा इसका जुलाई अगस्त, है ना। कि जुलाई अगस्त के महीने में ना अमरूद के पौधे को प्रोपोगेट यानी कि प्रवर्धित करना क्या होता है, सर्वोत्तम होता है भाई ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात कर लेते हैं इसकी कि अमरूद में परागण कौन सा होगा। परागण, तो अमरूद है ना एक परपरागित फसल है, यानी इसमें कौन सा परागण कौन सा होगा, तो वो होगा परपरागण। कौन सा होगा, परपरागण होता है। और आपको पता है अमरूद में जो परागण की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, वो होती है कीटों के द्वारा। अमरूद में जो परपरागण होगा वो होगा कीटों के द्वारा। और आपको पता है कि कीटों के द्वारा अगर परागण की क्रिया संपन्न हो रही है तो अपन लोग उसे बोलते हैं एंटीमोफिलस, कीटों के द्वारा या एंटीमोफिलस, है ना, एंटीमोफिलस। एंटीमोफिलस क्या होता है कि मान लो कोई पौधा है, अगर उसमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न हो रही है तो अपन लोग उसे ना एंटीमोफिलस के नाम से भी अपन लोग उसे जानते हैं भाई साहब, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग बात करेंगे अमरूद की पौधरोपण दूरी। अमरूद की पौधरोपण दूरी यानी इसकी L/P की लाइन से लाइन कितनी होगी, प्लांट से प्लांट कितनी होगी ना, पौधरोपण दूरी। अगर आपसे पूछे कि अमरूद की जो सामान्य किस्में हैं, कौन सी किस्में अमरूद की सामान्य किस्मों के लिए, तो अमरूद की सामान्य किस्मों के लिए तो होगी, कितनी होगी सामान्य किस्मों के लिए, तो वो तो होगी 8x8 मीटर। कितनी होगी, 8x8 मीटर, ये तो होती है सामान्य किस्मों के लिए। दूसरी अगर बात करूं मैं सघन बागवानी के लिए, सघन बागवानी के लिए, सघन बागवानी के लिए, तो सघन बागवानी के लिए होगी 3x6 मीटर। कितनी होगी, 3x6 मीटर, ये होती है सघन बागवानी के लिए। नंबर 3 मैं यहां पर बात करूंगा अति सघन बागवानी, अति सघन बागवानी, अति सघन बागवानी या अपन लोग इसे बोलते हैं मेडो ऑर्चार्ड विधि। मेडो ऑर्चार्ड, मेडो ऑर्चार्ड विधि, इसमें है ना अमरूद के पौधे की L/P कितनी होगी, तो वो होगी 2x1 मीटर। ये लो साहब, ये होती है अमरूद की पौधरोपण दूरी। सामान्य किस्मों के लिए पूछे तो कितनी करनी है आपको, 8x8 मीटर। अगर पूछ ले कि अमरूद की सघन बागवानी के लिए कितनी होगी, तो वो होगी 3x6 मीटर। अगर पूछे अमरूद की अति सघन बागवानी के लिए, या अपन लोग इसे बोलते हैं मेडो ऑर्चार्ड विधि के नाम से, तो इसके लिए होगी 2x1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन लोग एक बात और देख लें कि अमरूद के जो पौधे हैं उनको लगाने के लिए गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार है ना, गड्ढे के आकार हम लोग बात करें, गड्ढे का आकार तो वो होगा, आपको पता है अमरूद एक मध्यम ऊंचाई वाला पौधा है, मध्यम वर्गीय प्लांट है, तो इसका होगा 60x60x60 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, अमरूद के गड्ढे का आकार होता है। पिट ऑफ साइज है ना, यानी साइज ऑफ पिट है ना, कि गड्ढे की साइज कितनी हुई ना, 60x60x60 सेंटीमीटर। ओके डन। नेक्स्ट, अपन लोग बात करने वाले हैं अमरूद की उन्नत किस्मों की। अमरूद की उन्नत किस्में, उन्नत किस्में, ठीक है। नंबर फर्स्ट मैं बात करूंगा यहां पर, एक होती है अमरूद की इलाहाबाद सफेदा। कौन सी होती है, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा। ये जो किस्म है, पहली बात तो ये विश्व प्रसिद्ध कैसी किस्म है, यह विश्व प्रसिद्ध किस्म है भाई, विश्व प्रसिद्ध किस्म है। दूसरी बात, विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है, कि इस किस्म में ना विटामिन सी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी।
विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है, विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है कौन सी है? इलाहाबाद सफेदा। तीसरी विशेषता इसकी ये होगी, या ना जेली बनाने के लिए, जेली बनाने के लिए क्या है? सर्वोत्तम होती है, जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम कौन सी किस्म है? इलाहाबाद सफेदा। नंबर 4 ये होती है विल्ट या उकटा रोग प्रतिरोधी किस्म, विल्ट या उकटा रोग प्रतिरोधी किस्म होती है भाई, विल्ट या उकटा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? इलाहाबाद सफेदा। किस्म एक है लेकिन विशेषता इसकी 4 है भाई ना। देखना इलाहाबाद सफेदा जो किस्म है वो एक तो विश्व प्रसिद्ध किस्म है, दूसरी बात इसमें ना विटामिन सी की अधिकता होगी, तो ये क्या है? विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है। तीसरी बात जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम रहेगी। चौथी बात विल्ट या उकटा रोग के क्या है? प्रतिरोधी किस्म है। कि ये जो किस्म है ना इलाहाबाद सफेदा ना, इस किस्म में विल्ट या उकटा या मुरझान रोग क्या होता है? नहीं होने वाला है। इसके प्रति ये क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है भाई ना। ठीक है। नंबर सेकंड एक होती है एल गुंचास, एल गुंचास या अपन लोग इसे बोलते हैं लखनऊ गुंचास, लखनऊ गुंचास या अपन लोग इसे बोलते हैं सरदार। क्या बोलते हैं इसको? सरदार, है ना। ये किस्म भाई साहब इंपॉर्टेंट है, एल गुंचास या लखनऊ गुंचास या सरदार। इसे है ना डॉक्टर चीमा द्वारा 1927 में इसको विकसित किया गया था भाई ना। डॉक्टर चीमा द्वारा 1927 में विकसित किया गया कौन सी किस्म को? एल गुंचास या लखनऊ गुंचास को। दूसरी बात इसकी ये भी क्या होती है? ये भी है ना विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है, विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म है। विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म कौन सी है? आपकी एल गुंचास भी भाई साहब, विटामिन सी की अधिकता वाली किस्म। तीसरी बात ये जो किस्म है ना ये ब्रॉन्जिंग है ना, या ब्रॉन्जिंग दैहिक विकार के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी। ब्रॉन्जिंग दैहिक विकार के प्रति प्रतिरोधी किस्म भाई, के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? आपकी लखनऊ गुंचास प्रतिरोधी किस्म। ठीक है, 2 किस्में पूरी होगी भाई साहब, एक तो इलाहाबाद सफेदा और एक आपकी लखनऊ गुंचास। नंबर 3 एक होती है अर्का मर्दुल्ला, अर्का मर्दुल्ला। ध्यान रखना अर्का मर्दुल्ला जो किस्म है वो तो होती है अमरूद की, और लेकिन अगर आपसे पूछे मर्दुल्ला किस्म कौन सी किस्म? मर्दुल्ला किस्म, मर्दुल्ला ये होती है भाई साहब किसकी? ये होती है अनार की। किसकी होती है? अनार की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मर्दुल्ला पूछे तो किस्म किसकी होगी? अनार की होगी। लेकिन अगर पूछे अर्का मर्दुल्ला तो किसकी होगी? अमरूद की होगी भाई साहब। ये किस्म है ना अर्का मर्दुल्ला, ये इलाहाबाद सफेदा से, किससे? इलाहाबाद सफेदा से ये किस्म चयनित की गई भाई, इलाहाबाद सफेदा से चयनित किस्म, इलाहाबाद सफेदा से चयनित किस्म। और ये क्या होती है? ये अमरूद की एक बौनी किस्म है। कैसी किस्म है? अमरूद की बौनी किस्म है, बौनी किस्म है। ठीक है। सेकंड नंबर 4 होगी आपकी अर्का अमूल्या। कौन सी होगी? अर्का अमूल्या। नंबर 5 होगी आपकी अर्का किरण। कौन सी होगी? अर्का किरण। एक होती है अर्का रश्मि। कौन सी होती है? अर्का रश्मि, अर्का रश्मि। ठीक है। नंबर 7 एक होती है आपकी ललिता। कौन सी होती है? ललित है ना, ललित। और एक होती है सवेता। कौन सी होती है? सवेता, ललित और सवेता। ये दोनों किस्में आपकी CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई है भाई। CISH लखनऊ के द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी है? वो है अमरूद की ललित और श्वेता। इनमें से ना ये किस्म है ना आपकी ललित है ना, ये किस्म होती है अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म, कि इसका जो पल्प है वो कैसा होगा? वो होगा रेड कलर का। अमरूद की लाल गुद्दे वाली किस्म कौन सी? तो वो है आपकी ललित, लाल गुद्दे वाली किस्म है, ललित है ना। ठीक है। नंबर 9 एक होती है इसकी पंत प्रभात। कौन सी होती है? पंत प्रभात। ये जो किस्म है ना ये पंतनगर उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। पंतनगर उत्तराखंड विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई किस्म, विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई किस्म कौन सी है? पंत प्रभात की गई किस्म। ठीक है। एक होती है अमरूद की नंबर 10 हिसार सफेदा। कौन सी होती है? हिसार सफेदा। और एक होती है हिसार सुरखा। नंबर 11 कौन सी होगी? हिसार
सुरखा, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ये दोनों किस्में आपके हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU के द्वारा विकसित की गई किस्में है भाई साहब, के द्वारा विकसित की गई किस्में, विकसित की गई किस्में कौन सी है? हिसार सफेदा है और हिसार सुरखा है। नंबर 12, नंबर 12 ना, एक किस्म होती है अमरूद की एप्पल कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है एप्पल कलर, काफी बार एग्जाम पूछी गई भाई एप्पल कलर है ना, ये किस्म इंपॉर्टेंट है। एप्पल कलर किस्म अमरूद की होती है और इस पे ना इस पे लाल गुलाबी रंग के, लाल गुलाबी रंग का छिलका होता है इसका, लाल गुलाबी रंग का छिलका होने के कारण अपन लोग इसे बोलते हैं एप्पल कलर है ना। तो अगर आपसे पूछ ले एप्पल कलर किस्म किसकी है, तो अमरूद की है। विशेषता क्या होगी इसकी कि इस किस्म का जो छिलका है वो ना लाल गुलाबी रंग का होता है। नंबर 13, एक किस्म होती है अमरूद की कोहिर सफेदा, कौन सी होती है? कोहिर सफेदा, ये अमरूद की संकर किस्म है। संकरण क्या होगा इसका? संकरण होगा कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा, कोहिर इंटू इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। नेक्स्ट, एक होती है अमरूद की सफेद जाम, कौन सी होती है? सफेद जाम, सफेद जाम, ये भी है ना अमरूद के संकर किस्म में। इसका संकरण क्या होगा? तो संकरण होगा इसका इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा क्रॉस कोहिर, इलाहाबाद सफेदा क्रॉस कोहिर। एक होती है अमरूद की पूसा सर्जन, कौन सी होती है? पूसा सर्जन, जो कि अमरूद का बोना मूल व्रंत, भाई क्या है? अमरूद का बोना मूल व्रंत, ये जो किस्म है ना पूसा सर्जन, ये होता है अमरूद का बोना मूल व्रंत, बोना मूल व्रंत। एक होती है अमरूद की हरीजा, कौन सी होती है? हरीजा, हरी कहाँ जाएगा? बिहार में, हरीजा। तो ये जो किस्म है ना हरीजा, ये बिहार की लोकप्रिय किस्म, भाई बिहार की लोकप्रिय किस्म कौन सी है? हरीजा, बिहार की लोकप्रिय किस्म है। नेक्स्ट, एक होती है अमरूद की नासिक, कौन सी होती है? नंबर 17, नासिक, नासिक, ये होती है अमरूद की सेब के समान आकृति वाली किस्म, अमरूद की सेब के समान आकृति वाली किस्म कौन सी है? तो वो है नासिक, सेब के समान आकृति वाली किस्म, वाली किस्म, ठीक है। एक होती है अमरूद की बेहद कोकोनट, कौन सी होती है? बेहद कोकोनट, ये होती है अमरूद की बीज रहित किस्म, कैसी होती है? अमरूद की बीज रहित किस्म, सीडलेस वैरायटी ऑफ गवावा, कौन सी है? बेहद कोकोनट है ना, बीज रहित किस्म। नेक्स्ट, एक होती है चित्तीदार, कौन सी होती है? चित्तीदार, चित्तीदार है ना, ये जो किस्म है ना इसके छिलकों पर लाल रंग के दाने होते हैं, भाई लाल रंग के दाने वाली किस्म, लाल रंग के दाने वाली किस्म कौन सी है? चित्तीदार, लाल रंग के दाने वाली किस्म। एक होती है अमरूद की इलाहाबाद सुरखा, कौन सी होती है? इलाहाबाद सुरखा, इलाहाबाद सुर्ख या सुरखा, ये अमरूद की है ना गुलाबी गुद्दे वाली किस्म, कैसी किस्म है? अमरूद की गुलाबी गुद्दे वाली किस्म, गुलाबी गुद्दे वाली किस्म है ना, पिंक पल्प, गुलाबी गुद्दे वाली किस्म कौन सी है? इलाहाबाद सुरखा। नेक्स्ट, एक होती है अमरूद का एन्यूप्लॉइडी 82, एन्यूप्लॉइडी 82, ये होता है अमरूद का बोना मूल व्रंत, कैसा होता है? अमरूद का बोना मूल व्रंत कौन सा है? एन्यूप्लॉइडी 82, अमरूद का बोना मूल व्रंत। और अमरूद की एक होती है संकर 45, कौन सी होती है? संकर 45, हाइब्रिड 45, इस किस्म का संकरण क्या होगा? तो इसका संकरण होगा इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सफेदा क्रॉस सरदार, क्रॉस सरदार या एल 49, इन दोनों किस्मों के संकरण के द्वारा आपकी संकर 45 जो किस्म है वो बनाई गई है। ये होती है भाई साहब अमरूद की मोटी मोटी इंपॉर्टेंट जो किस्में है वो होती है भाई साहब ना, अपन ने पूरी की पूरी एक एक अपन देख ली है विशेषताओं के साथ में। नेक्स्ट अब अपन लोग बात करेंगे
अमरूद में पुष्पन और फलन की आपको पता है, एक तो अमरूद और एक अनार, इसमें ना साल में 3 बार क्या होगा, पुष्पन होगा, साल में 3 बार ही क्या होगा, फलन होगा। तो अपन लोग ना अमरूद और अनार में पुष्पन और फलन को बोलते हैं बहार के नाम से। किसके नाम से? बहार के नाम से। तो अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर अमरूद में पुष्पन व फलन, पुष्पन व फलन, या अपन लोग इसे बोलते हैं बहार। क्या बोलते हैं इसको? बहार, है ना। तो अपन लोग पुष्पन व फलन यानी कि बहार की बात करने वाले हैं। आपको पता है अमरूद में ना एक साल में 3 बार पुष्प आएंगे, 3 बार क्या आएंगे, उसके फल आएंगे। तो देखना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या होगी हमारे पास? एक तो इधर देख ले अपन लोग, बहार का नाम, बहार का नाम कि बहार कौन कौन सी होती है। दूसरा अगर अपन लोग देखें, पुष्पन का समय, किसका समय? पुष्पन का समय। तीसरा अगर अपन लोग बात करें फलन का समय, फलन का समय कि अमरूद में बहार कौन कौन सी होती है, अमरूद की कौन सी बहार में पुष्प कब निकलते हैं, और कौन सी बहार में फलन कौन सी समय में होता है, तो अपन लोग देखने वाले हैं। तो हमारे पास इसकी ट्रिक है भाई साहब। ट्रिक क्या होगी? अगर आपको बहार का नाम याद करना हो, किसका नाम? अगर आपको ना बहार का नाम अगर याद करना हो तो उसकी ट्रिक है अमरी है। क्या ट्रिक होगी उसकी? अमरी है। उसकी ट्रिक है अमरी है, अमरी है ना, मरी है। ऐसे क्या होगा? ऐसे होगा अम्बे बहार। क्या होगा भाई साहब? ऐसे होगा अम्बे बहार। मरी से क्या होगा? मृग बहार। क्या होगा? मरी से होगा मृग बहार। है से क्या होगा? हस्त बहार। है से क्या होगा? हस्त बहार। ये तो है ना बहार के नाम को याद करने की ट्रिक है भाई। क्या ट्रिक है? अमरी है, ऐसे अम्बे बहार, मरी से मृग बहार, है से हस्त बहार। अब ना अपन लोग इन बहारों के अंदर पुष्पन के समय की बात कर ले, तो अगर आपको ना पुष्पन का समय ज्ञात करना हो तो उसकी ट्रिक है फजूसी। ट्रिक है उसकी फ जू और सी, फजूसी। फ से तो क्या होगा? फ से होगा फरवरी मार्च। क्या होगा? फ से फरवरी मार्च। जू से क्या होगा? जून जुलाई। पहले जुलाई, पहले जून आती है भाई ना, जून जुलाई, जून जुलाई। सी से क्या होगा? सितंबर अक्टूबर। सी से होगा सितंबर अक्टूबर, है ना, सितंबर अक्टूबर। और अगर हमारे को ना इन बारों में फलन का समय ज्ञात करना हो तो उसकी ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक है जुनफ। जू न और फ, अमरी है, फजूसी, जुनफ। तो जू से क्या होगा? जू से होगा जुलाई अगस्त। क्या होगा? जुलाई अगस्त। न से क्या होगा? नवंबर दिसंबर। न से होगा नवंबर दिसंबर। और फ से क्या होगा? फ से होगा फरवरी मार्च। फ से होगा आपका फरवरी से मार्च। ये लो साहब, ये अपन लोगों ने ना अमरूद में बहार या पुष्पन या फलन का समय अपन ने ज्ञात कर लिया भाई। इसकी ट्रिक क्या है? तो इसकी ट्रिक है अमरी है, अमरी है, फजूसी, अमरी है, फजूसी, जुनफ। जुनफ, है ना। जो अमरी है वो तो बहार के नाम को याद करने की ट्रिक है भाई। किसके नाम को? बहार का नाम याद करने की ट्रिक है। फजूसी है वो बहार में पुष्पन के समय को, पुष्पन का समय याद करने की ट्रिक है। और जो जुनफ है वो है ना फलन के समय को, फलन के समय को याद करने की ट्रिक है भाई। फलन के समय को याद करने की ट्रिक अमरी है, फजूसी, जुनफ। ठीक है। अब ना एक साल में 3 बार पुष्प आ रहे हैं, 3 बार फल आ रहे हैं। तो अब आपको पता है कि अपन लोगों ना एक साल में 3 बार तो फलन लेने से रहे, तो अपन लोगों को ना जो 2 बहार है वो तो हमारे को नष्ट करनी पड़ेगी, और जो 1 बहार है वो हमारे को लेनी पड़ेगी। अपन लोगों ना साल में केवल एक ही बार फलन या उससे उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना, अब अपन लोग बात करेंगे इस बार को नियंत्रित करने की, यानी कि बहार नियमन की। अपन लोग बात करेंगे इस बहार को नियंत्रित करने की या बहार नियमन। इसे अपन लोग बोलते हैं क्रॉप रेगुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉप रेगुलेशन। अगर नोट्स के लिए ये पीपीटी वगैरह दे देंगे, क्या दिक्कत इसमें? अच्छा चलो, कोई टाइम देखें इनको। अच्छा अच्छा, बहार नियमन या क्रॉप रेगुलेशन, है ना भाई। नोट्स वगैरह है वो साथ के साथ कैरी कर लिया करो, इनको ना लिख लिया करो भाई ना। बहार नियमन, अब ना हमारे को अमरूद में अगर बहार को नियंत्रित करना है तो उसके लिए अपन लोग कुछ केमिकल्स का, कुछ रसायनों पर छिड़काव करते हैं। तो देखना भाई ना, अमरूद में बहार नियंत्रण के लिए
बाहर नियंत्रण के लिए, बाहर नियंत्रण के लिए अप्रैल मई में, अप्रैल मई के महीने में अमरूद में बाहर नियंत्रण के लिए अप्रैल मई के महीने में 100 ppm, कितना ppm, 100 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड का अपन लोग ना छिड़काव करते हैं। 100 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड का अपन लोग छिड़काव करते हैं। तो अगर आपको पता है कि अमरूद का पौधा है, अगर अपन लोग ना उस पर 100 ppm नेप्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ना आपके अमरूद के अंदर जो 2 बहार है वो तो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और अपन लोग ना एक बहार से उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया अमरूद के अंदर बहार को नियंत्रित करने का तरीका या साधन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग अपना बात करेंगे कि ना अपने राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त है और क्यों होती है। आपको पता है अमरूद में ना राजस्थान के लिए अमरूद की सबसे उपयुक्त जो बहार है वो रहती है कौन सी, मृग बहार। क्योंकि मृग बहार के समय है ना राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, उससे फलों की गुणवत्ता खराब नहीं होती है, और फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं, तथा रोग व कीटों का प्रकोप क्या होता है, कम होता है। तो देखना राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए अमरूद की, राजस्थान के लिए अमरूद की मृग बहार, राजस्थान के लिए अमरूद की मृग बहार सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त होती है, सबसे उपयुक्त होती है। क्योंकि, क्योंकि इस बहार में, क्योंकि इस बहार में रोग व कीटों का प्रकोप, क्योंकि इस बहार में रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है, रोग व कीटों का प्रकोप कम होता है, तथा फल मीठे होते हैं, तथा फल मीठे होते हैं, तथा फल क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इस कारण राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त रहेगी, वो रहेगी आपकी मृग बहार। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ना अमरूद की कौन सी बहार से सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी, सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी, तो अगर पूछे कि अमरूद की कौन सी बहार से सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी तो वो होती है हमारे को अम्बे बहार से। किससे होती है, अम्बे बहार से, अम्बे बहार से। अम्बे बहार से हमारे को सर्वाधिक उपज, यील्ड तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जो फलों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो क्या होगी, अच्छी नहीं रहेगी भाई ना। लेकिन गुणवत्ता क्या अच्छी नहीं होती है, गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। ठीक है भाई, ये अपन लोगों ने बात कर ली अमरूद में बहार को नियंत्रित करने की, बहार कितनी होती है, कौन सी बहार उपयुक्त है, ये अपन ने देख लिया भाई ना। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन लोग बात करेंगे अमरूद का पौधा लगाने का समय। किसके ऊपर बात करेंगे, अमरूद का पौधा, अमरूद का पौधा लगाने का समय, पौधा लगाने का समय तो वो तो होगा जुलाई अगस्त। कौन सा होगा, जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त। लेकिन, लेकिन पानी की सुविधा होने पर, तो ये क्लास रिकॉर्ड नहीं थी क्या, तो फिर लिख लेंगे बाद में। अच्छा, लेकिन पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर, लेकिन पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर फरवरी मार्च, होने पर फरवरी मार्च में भी अपन लोग ना अमरूद के पौधे लगा सकते हैं, फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन लोग बात करने वाले हैं अमरूद के कीटों की। किसकी बात करेंगे, अमरूद के कीट ना, कि अमरूद के जो फल है, पौधा है, उस पर ना कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है, और कौन कौन सा कीट है ना वो अमरूद के फलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। तो पहला एक तो होता है भाई साहब फल मक्खी। कौन सा होता है, फल मक्खी, यानी फ्रूट फ्लाई। क्या होगा, फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होगा, तो इसका नेम तो होगा बैक्ट्रोसेरा, बैक्ट्रोसेरा करेटा, बैक्ट्रोसेरा करेटा या बैक्ट्रोसेरा डाइवर्सस, बैक्ट्रोसेरा करेटा या बैक्ट्रोसेरा डाइवर्सस, ये तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है। और ये क्या होता है, ये है ना अमरूद का प्रमुख कीट है भाई। कैसा कीट है, अमरूद का प्रमुख कीट है, प्रमुख कीट है। इसके संक्रमण से क्या होगा, इसके संक्रमण से, इसके इन्फेक्शन या इसके संक्रमण से
फलों में सड़न, अमरूद के फलों में सड़न यानी फल के वजह खराब हो जाएंगे, सड़न पैदा हो जाती है। ठीक है। और अगर हमारे को ना अमरूद के अंदर फ्रूट फ्लाई को नियंत्रित करना हो यानी इसका नियंत्रण, तो अपन लोग वो करते हैं फेरोमेन ट्रैप के द्वारा। किसके द्वारा? फेरोमेन ट्रैप के द्वारा। फेरोमेन ट्रैप के द्वारा। अब आप लोग जानते होंगे फेरोमेन ट्रैप क्या होता है, तो देखना एक बार अपन लोग फेरोमेन ट्रैप की बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना, कि फेरोमेन ट्रैप होता क्या है। इधर देखना ना, थोड़ी बेसिक की बात है ये ना। अपन लोग बात कर रहे हैं फेरोमेन ट्रैप की, फेरोमेन ट्रैप की अपन लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो फेरोमेन जो ट्रैप है ये एक प्रकार का ऐसा ल्यूर होता है भाई, इस प्रकार से ना। ये तो हो गया उसका ल्यूर। यहाँ पर क्या होता है, एक छिद्र होता है, यहाँ पर छिद्र होगा, सॉरी छिद्र एक तो इसमें यहाँ पर होगा, यहाँ पर, है ना। ठीक है। और ये होता है इसका स्टैंड यानी इसको जमीन पर लगाने का साधन, ये हो गया इसका स्टैंड। अब आपको पता है कि ये जो गोलाकार डिब्बा आपको दिख रहा है उसके अंदर अपन लगाते हैं एक ल्यूर, ये अपन ने लगा दिया इसके अंदर ल्यूर। ये जो ल्यूर है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मादा हार्मोन, फीमेल हार्मोन। ये एक प्रकार का ल्यूर है और इसमें आना क्या होगा, इसके अंदर होगा मादा हार्मोन। क्या होगा? मादा हार्मोन, है ना। आपको पता है जो फेरोमोन ट्रैप है वो केवल फल मक्खी के जो नर भाग यानी नर जो कीट है केवल उन्हीं को नियंत्रित करना है, नियंत्रित करता है भाई ना। ये जो ल्यूर है इससे ना मादा हार्मोन का सीक्रेशन होगा, सीक्रेशन होगा तो आपको पता है जो नर है ना फीमेल के, जो फल मक्खी के जो नर है वो ना इस मादा हार्मोन की तरफ आकर्षित होगा और वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा। यहाँ पर आके अगर बैठेगा तो वो देखेगा भाई भाई यहाँ पर सुगंध तो यहाँ से आ रही है लेकिन थोड़ी सी अंदर से आ रही है, तो वो ना इसके अंदर चला जाएगा और फिर बाद में ना तड़प तड़प के क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो ये होता है आपका फेरोमोन ट्रैप। कुछ नहीं होता इसके अंदर, एक प्रकार का गोलाकार डिब्बा होता है, गोलाकार होता है, वर्गाकार होता है, उसके अंदर एक ल्यूर लगा होता है, ल्यूर के अंदर से मादा हार्मोन का सीक्रेशन होगा। मादा हार्मोन है ये नर कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और फिर ना वो नर कीट आकर्षित होने के बाद इसके अंदर प्रवेश करने के बाद क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये होता है भाई साहब आपका फेरोमोन ट्रैप, है ना, फेरोमोन ट्रैप। ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग ना सेकंड कीट की बात करेंगे भाई। सेकंड कीट होता है अमरूद का कौन सा, वो होता है छाल बक्सक। कौन सा होता है? छाल बक्सक कीट। छाल बक्सक कीट, ये होते हैं अमरूद के दो प्रमुख कीट। अब ना अपन लोग बात कर रहे हैं अमरूद के रोगों की, कि अमरूद के अंदर ना कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है। तो देखना भाई साहब, एक तो रोग इसका विल्ट, कौन सा होगा, विल्ट या उकटा, विल्ट या उकटा या मुरझान, मुरझान रोग, है ना, विल्ट या उकटा या मुरझान। इसके कारण होंगे दो। तो इसका रोग कारक है, इसका जो नंबर फर्स्ट जो रोग कारक है वो तो क्या होता है, वो तो होगा इसका फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ऑक्सीस्पोरियम, एफएसपी यानी इसकी प्रजाति कौन सी होगी, एफएसपी पसीडी, एफएसपी पसीडी कवक के द्वारा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम एफएसपी पसीडी कवक के द्वारा अमरूद में कौन सा रोग होगा, तो वो होगा विल्ट या उकटा या मुरझान रोग, है ना। और इसका दूसरा कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है अगर मृदा का पीएच मान, अगर मृदा का पीएच मान 7.6 से 7.6 से अधिक हो जाएगा तो भी क्या होगा, आपके अमरूद में विल्ट या उकटा या मुरझान रोग की संभावना हो जाती है, बढ़ जाती है भाई ना। ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है अमरूद का प्रमुख रोग, ये अमरूद का प्रमुख या भयंकर रोग है भाई, अमरूद का प्रमुख या भयंकर रोग है जो कि है ना अमरूद की फसल को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अगर अपन लोग ना इसके नियंत्रण की अगर बात करें, नियंत्रण इसका ना नियंत्रण, तो वो होता है बाविस्टिन, बाविस्टिन जो फंगिसाइड है, बाविस्टिन 1 ग्राम, बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव, के हिसाब से छिड़काव अपन लोग करेंगे तो आपका ना अमरूद के अंदर विल्ट या उकटा या मुरझान जो रोग है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल या नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा जो रोग है वो होता है अमरूद के अंदर कौन सा, एंथ्रेक्नोज। कौन सा होता है, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज या अपन लोग इसे बोलते हैं श्याम वर्ण,
एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण है ना, एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण, श्याम वर्ण। अब चलिए बुला रहे हैं आपको, एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण। ठीक है, इसका रोकारक क्या होगा? इसका रोकारक होता है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज कवक के द्वारा, स्पीसीज कवक के द्वारा कौन सा रोग होता है? वो होता है एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण। अपन लोग बात कर लेंगे इसके देह विकार की, तो इसके अंदर ना एक होता है देह विकार, फिजिकल डिसऑर्डर, वो होता है ब्रोंजिंग। कौन सा होता है? ब्रोंजिंग, ब्रोंजिंग है ना। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होगा जिंक की कमी से। क्या कारण होगा इसका? जिंक की कमी से, जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अगर इसमें इसका लक्षण क्या होगा? इसका लक्षण होगा समय से पूर्व, समय से पूर्व, समय से पूर्व पत्तियों का पीला होकर, समय से पूर्व पत्तियों का पीला होकर झड़ना, ये होता है इसका सिम्टम। किसका? ब्रोंजिंग का ना। और अगर अपन लोग इसके नियंत्रण की बात करें भाई ना, इसका नियंत्रण है ना, तो अपन लोग वो करते हैं जिंक सल्फेट के छिड़काव के द्वारा। जिंक सल्फेट, सल्फेट के छिड़काव के द्वारा अपन लोग अमरूद के अंदर ब्रोंजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं भाई साहब, है ना, जिंक सल्फेट के छिड़काव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लोग बात करने वाले हैं तुड़ाई और उपज की। किसकी बात करें? तुड़ाई और उपज की, तुड़ाई व उपज। तो आपको पता है अमरूद में पौधरोपण के, अमरूद में पौधरोपण के, पौधरोपण के 3 से 4 वर्ष बाद, पौधरोपण के 3 से 4 वर्ष बाद क्या होगा? फलन शुरू होगा भाई, 3 से 4 वर्ष बाद फलन। और अमरूद में पुष्पन के, यानी पुष्प आने के कितने महीने बाद? पुष्पन के 4 से लेकर 5 महीने बाद, पुष्पन के 4 से लेकर 5 महीने बाद क्या होगा? 4 से लेकर 5 महीने बाद फलन इसके अंदर होता है। ठीक है, अब अपन लोग इसकी उपज की बात करें, इसकी उपज होगी, उपज तो वो होगी 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति पौधा, 40 से लेकर 50 किलोग्राम प्रति पौधा। लेकिन एक विधि आई थी हमारे, कौन सी? मेडो ऑर्चार्ड विधि, मेडो ऑर्चार्ड विधि, मेडो ऑर्चार्ड विधि। इससे होती है 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति पौधा, 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति पौधा। ये तो अपन ने उपज की बात कर ली है। नेक्स्ट अपन लोग बात करने वाले हैं इसके भंडारण की, इसके भंडारण की ना। तो अपन लोग ना अमरूद के फलों को 9 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 9 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 85 से लेकर 90% आर्द्रता, 85 से लेकर 90% आर्द्रता तथा आर्द्रता पर अमरूद के फलों को, अमरूद के फलों को 3 सप्ताह तक, अमरूद के फलों को 3 सप्ताह तक अपन लोग ना भंडारित कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। ये लो साहब, ये आपका अमरूद क्या होता है? पूरा का पूरा कंप्लीट अमरूद क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया भाई ना। अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको ना, और आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बिंदास रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहो, लगे रहो। ठीक है,